सांबा काया। दूर दक्षिण में एक विशाल देश में, जहाँ से नील नदी बहती थी, एक राजा रहता था, जिसकी एकमात्र संतान थी जिसका नाम सांब था। अब जब से सांबा चलना सीखा था, तब से ही वह हर चीज से डरने लगा था, और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह और भी ज्यादा डरने लगा। पहले तो उसके पिता के दोस्तों ने इसे हल्के में लिया और एक दूसरे से कहा, ये देखना अजीब है कि हमारी जाति का एक लड़का हाथी की चिंगार सुनकर झोपड़ी में भाग जाता है, और यदि उसके आधे आकार का शेर का बच्चा उसके पास आ जाए तो वह डर से कांप उठता है। लेकिन आखिरकार वह केवल एक बच्चा है, और जब वह बड़ा होगा तो वह बाकी बच्चों की तरह बहादुर होगा। हाँ, वो अभी बच्चा ही है, राजा ने उत्तर दिया, जिसने उनकी बातें सुनी थीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी तरह उसने ये कहते हुए आह भरी, और लोगों ने उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। साल बीतते गए और सांबा एक लंबा और मजबूत युवक बन गया था। वह अच्छा स्वभाव वाला और खुशमिजाज था और सभी उसे पसंद करते थे। हालांकि अपने पिता की शिकार पार्टियों के दौरान वह कभी कभार ही किसी खतरे वाली जगह पर दिखाई देता था, लेकिन वह इतना पसंदीदा था कि उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब राजा भोज का आयोजन करेगा और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा, तब वह बच्चा नहीं रहेगा। बाकी लोगों ने पहले की तरह बड़बड़ाया, और समारोह के दिन उनके दिल खुशी से धड़क रहे थे, और वे एक दूसरे से चिल्ला रहे थे, ये सांबा है, सांबा, जिसकी थोड़ी अन्य लोगों के सिर से ऊंची है, जो लुटेरों के कबीलों से हमारी रक्षा करेगा। कुछ ही सप्ताह बाद गांव के लोगों को ये पता चला कि रात के समय उनके झुंडों को भगा दिया गया था और उनके चरवाहों को उनके दुश्मनों ने गुलाम बना लिया था। अब समय आ गया था कि सांबा अपनी बहादुरी का परिचय दे और अपनी जाति के योद्धाओं के साथ आगे बढ़े। लेकिन सांबा कहीं नहीं मिला और बदला लेने वालों का एक दल उसके बिना ही आगे बढ़ गया। कई दिनों बाद वह वापस लौटा। उसका सिर ऊंचा था और उसके पास एक शेर की कहानी थी जिसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बिल तक पहुंचाया था और मार डाला था। थोड़ी देर पहले उसके लोग उसकी कहानी का स्वागत करते और उस पर विश्वास करते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सांबा काया, भीड़ में से एक आवाज चिल्लाई, और यह नाम उसके दिलो-दिमाग पर छा गया, यहाँ तक कि बच्चे भी उसे पुकारने लगे, और उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा। आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसने अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाने का मन बना लिया, जहाँ मनुष्य की याददाश्त के बाद से शांति का राज था। इसलिए अगली सुबह जल्दी ही वह राजा के अस्तबल में गया और सबसे शांत घोड़ा चुनकर उत्तर की ओर चल पड़ा। सांबा ने अपने जीवन भर उस यात्रा के डर को कभी नहीं भुलाया। वह रात में मुश्किल से सो पाता था क्योंकि उसे डर था कि हर चट्टान या झाड़ी के पीछे जंगली जानवर छिपे हो सकते हैं, जबकि दिन में दूर से शेर की दहाड़ उसे इतनी जोर से चौंका देती थी कि वह लगभग अपने घोड़े से गिर जाता था। एक दर्जन बार वह वापस लौटने के कगार पर था, और यह मजाक उड़ाने वाले शब्दों और तिरस्कारपूर्ण हंसी का डर नहीं था जिसने उसे ऐसा करने से रोका, बल्कि यह डर था कि कहीं उसे उनके युद्धों में भाग लेने के लिए मजबूर न किया जाए। इसलिए वह डटा रहा, और जब एक शहर की दीवारें, जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थीं, उसके सामने खड़ी हो गईं, तो वह बहुत आभारी महसूस करता था। अपने पूरे कद तक खड़े होकर वह गर्व से द्वार से होते हुए महल के सामने पहुंचा, जहां राजकुमारी अपनी आदत के अनुसार छत पर बैठी हुई नीचे सड़क की हलचल को देख रही थी। यह एक वीरतापूर्ण व्यक्ति है, उसने सोचा, जब सांब अपने बड़े काले घोड़े पर सवार होकर भीड़ के बीच कुशलता से आगे बढ़ रहा था, और उसने एक दास को संकेत करके उसे आदेश दिया कि वह जाकर उस अजनबी से मिले और उससे पूछे कि वह कौन है और कहाँ से आया है। ओह राजकुमारी, वह एक राजा का बेटा है और ग्रेट रिवर के पास स्थित एक देश का उत्तराधिकारी है, दास ने जवाब दिया, जब वह सांबा से पूछताछ करके लौटा था। और राजकुमारी ने ये खबर सुनकर अपने पिता को बुलाया और उनसे कहा कि अगर उसे उस अजनबी से शादी करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह अविवाहित मर जाएगी। कई अन्य पिताओं की तरह राजा अपनी बेटी को कुछ भी मना नहीं कर सकता था, और इसके अलावा उसने पहले ही इतने सारे प्रेमियों को अस्वीकार कर दिया था कि वह काफी चिंतित था कि कहीं कोई भी आदमी उसके लिए अच्छा न हो। इसलिए सांबा के साथ बातचीत के बाद
जिसने उसे अपने अच्छे स्वभाव और सुखद व्यवहार से मोहित कर लिया था, उसने अपनी सहमति दे दी और 3 दिन बाद विवाह भोज अत्यंत भव्यता के साथ मनाया गया। राजकुमारी को अपने लंबे, सुंदर पति पर बहुत गर्व था और कुछ समय तक वो इस बात से संतुष्ट थी कि वो उसके साथ ताड़ के पेड़ों के नीचे दिन बिताए, उसे अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाए या अपने देश के तौर तरीकों और रीति रिवाजों की कहानियां सुनाकर उसका मनोरंजन करे, जो उसके अपने देश से बहुत अलग थे। लेकिन धीरे धीरे ये पर्याप्त नहीं था। वह चाहती थी कि दूसरे लोग भी उस पर गर्व करें और एक दिन उसने कहा, मैं वास्तव में चाहता हूं कि उत्तर से आने वाले मूरिश चोर अपने किसी लूट अभियान पर आएं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे आदमियों के आगे आगे चलोगे और उन्हें फिर से घर खदेड़ोगे। मुझे कितनी खुशी होगी जब शहर तुम्हारे नेक कामों की चर्चा करेगा। बोलते समय उसने उसकी ओर प्यार से देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने जल्दी से उत्तर दिया, मुझसे कभी भी मूरों या युद्ध के बारे में बात मत करना। उनसे बचने के लिए ही मैं अपनी जमीन से भागा था और आक्रमण की पहली सूचना मिलते ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तुम कितने अजीब हो, वह हंसते हुए बोली। तुम्हारे जैसे बड़े आदमी का मूर से डरना क्या बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बातें मेरे अलावा किसी और से नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो वे सोचेंगे कि तुम सच में ऐसा कह रहे हो। इसके कुछ समय बाद जब शहर के लोग शहर की दीवारों के बाहर एक बड़ी दावत का आयोजन कर रहे थे, मूरों का एक समूह जो कई दिनों से छिपा हुआ था, ने उन सभी भेड़ों और बकरियों को भगा दिया जो एक पहाड़ी की ढलानों पर शांति से चर रही थीं। जैसे ही नुकसान का पता चला, जो कुछ घंटों तक नहीं चला, राजा ने आदेश दिया कि युद्ध का ढोल बजाया जाए और योद्धा महल के सामने बड़े चौक में इकट्ठे हुए, जो उनके साथ हुए अपमान से क्रोध से कांप रहे थे। जोर से चिल्ला रहे थे, तुरंत बदला लेने की पुकार और राजा के दामाद सांब को युद्ध में ले जाने के लिए पुकार। लेकिन वे चाहे जितना चिल्लाएं, सांब कभी नहीं आया। और वह कहाँ था? महल की एक ठंडे अंधेरे तहखाने में अनाज के बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों के बीच दुबका हुआ। अपने दिल में दर्द के साथ उसकी पत्नी ने उसे वहां पाया और उसने अपनी पूरी ताकत से उसके अंदर शर्म की भावना जगाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। भविष्य के खतरे के बारे में सोचना भी वर्तमान के जोखिमों की तुलना में कुछ भी नहीं था, जो उसे अपने प्रजा के तिरस्कार से भागना पड़ सकता था। राजकुमारी ने अंत में कहा, अपना कवच उतारो, और उसकी आवाज़ इतनी कठोर और ठंडी थी कि कोई भी इसे नहीं जान सकता था। इसे मुझे दे दो, और अपने हेलमेट के साथ अपनी तलवार और भाला भी मुझे दे दो। और दाएं बाएं कई भयावह नजरों से देखते हुए सांबा ने सोने से जड़ा कवच उतार दिया, जो राजा के दामाद की संपत्ति थी। चुपचाप उसकी पत्नी ने एक एक करके उसके कवच के टुकड़े लिए और उन्हें अपने हाथों से मजबूती से बांध लिया। अपने पति के लंबे शरीर की ओर एक नज़र भी नहीं डाली, जो अपने कोने में दुबका हुआ था। जब उसने आखिरी बकल बांधा और अपना छज्जा नीचे किया, तो वह बाहर गई और सांबा के घोड़े पर सवार होकर योद्धाओं को पीछे आने का संकेत दिया। अब हालांकि राजकुमारी अपने पति से बहुत छोटी थी, वह एक लंबी महिला थी, और जिस घोड़े पर वह सवार थी वह भी बाकी लोगों की तुलना में ऊंचा था। इसलिए जब पुरुषों ने सोने से जड़े चेन कवच को देखा, तो उन्हें संदेह नहीं हुआ कि सांबा अपना सही स्थान ले रहा है, और जोर से उसका उत्साहवर्धन किया। राजकुमारी ने उनके अभिवादन के जवाब में झुककर प्रणाम किया, लेकिन अपना विजन नीचे रखा और अपने घोड़े को स्प से छूते हुए वो दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों के आगे सरपट दौड़ी। मूरों को, जिन्हें इतनी जल्दी पीछा किए जाने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें युद्ध की कतार में खड़े होने का समय ही नहीं मिला और वे जल्दी ही भाग गए। फिर घुड़सवारों की छोटी टुकड़ी शहर में लौट आई, जहां सभी ने अपने नेता सांबा की प्रशंसा की। जैसे ही वे महल में पहुंचे, राजकुमारी ने अपनी लगाम दूल्हे को थमा दी और एक साइड सीढ़ी पर गायब हो गई, जिससे वह बिना देखे अपने कमरे में जा सकती थी। यहाँ उसने सांबा को चटाई के ढेर पर बेकार लेटा हुआ पाया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसने बेचैनी से अपना सिर उठाया और अपनी पत्नी की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। हालांकि उसे कठोर शब्दों से डरने की जरूरत नहीं थी,
उसने बस अपने कवच को जल्दी से खोल दिया। राजकुमारी ने उसे जल्दी से जल्दी इसे पहनने को कहा। सांब ने आज्ञा का पालन किया, कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की, और जब उसने बात पूरी कर ली तो राजकुमारी ने उसे अपने पीछे आने को कहा और उसे घर की सपाट छत पर ले गई, जिसके नीचे भीड़ जमा थी, जो जोर जोर से जयकार कर रही थी। सांबा, राजा का दामाद। सांबा, बहादुरों में सबसे बहादुर। वह कहाँ है? उसे खुद को दिखाने दो। और जब सांबा ने खुद को दिखाया तो जयकारे और तालियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गईं। देखो वह कितना विनम्र है, वह दूसरों के लिए महिमा छोड़ देता है। वे चिल्लाए और सांबा ने केवल मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया और कुछ नहीं कहा। सांबा को सम्मानित करने के लिए वहां एकत्र हुए लोगों में से केवल एक ही ऐसा था जो बाकी लोगों के साथ चिल्लाया और प्रशंसा नहीं की। ये राजकुमारी का सबसे छोटा भाई था, जिसकी तेज आंखों ने लड़ाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें देखी थीं जो उसकी बहन को उसके पति से कहीं ज्यादा याद दिलाती थीं। गोपनीयता के वादे के तहत उसने अपने संदेह को अन्य राजकुमारों को बताया, लेकिन उसका केवल मजाक उड़ाया गया और उसे अपने सपनों को कहीं और ले जाने का आदेश दिया गया। ठीक है, लड़के ने उत्तर दिया, हम देखेंगे कि कौन सही है, लेकिन अगली बार जब हम मूरों से युद्ध करेंगे तो मैं हमारे कमांडर पर एक निजी निशान लगाने का ध्यान रखूंगा। अपनी हार के बावजूद कुछ दिनों बाद ही मूरों ने कुछ मवेशियों को चुराने के लिए सैनिकों की एक नई टुकड़ी भेजी, और फिर से सांबा की पत्नी ने अपने पति के कवच पहने और बदला लेने वाले स्तंभ के आगे निकल गई। इस बार लड़ाई पहले से ज्यादा भयंकर थी, और इस लड़ाई के बीच उसका सबसे छोटा भाई उसके पास आया और उसने अपनी बहन के पैर पर हल्का सा घाव कर दिया। उस समय उसने दर्द पर ध्यान नहीं दिया, जिसे उसने शायद ही महसूस किया हो, लेकिन जब दुश्मन भाग गया और छोटा दल महल में वापस आया तो अचानक उसे बेहोशी ने घेर लिया और वह मुश्किल से अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ पाई। मैं घायल हो गई हूँ, वह चिल्लाई और उस चटाई पर बैठ गई जहां वह लेटा हुआ था। लेकिन घबराओ मत, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस उसी जगह पर थोड़ा सा घाव करना है और कोई भी ये अनुमान नहीं लगा पाएगा कि यह मैं था और तुम नहीं, जो लड़ रहे थे। क्या? सांबा चिल्लाया, उसकी आंखें आश्चर्य और आतंक से उसके सिर से लगभग बाहर निकल गईं। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं इतनी बेकार और दर्दनाक चीज के लिए सहमत हो जाऊंगा? क्यों? मैं खुद ही लड़ने चला जाऊंगा। मुझे वास्तव में बेहतर पता होना चाहिए था, राजकुमारी ने उत्तर दिया, ऐसी आवाज में जो बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हुई, लेकिन विचार की ही तीव्रता से। जैसे ही सांब ने अपनी पीठ मोड़ी, उसने भाले से उसके नंगे पैरों में से एक को छेद दिया। वह जोर से चिल्लाया और दर्द से नहीं बल्कि आश्चर्य से पीछे की ओर लड़खड़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसकी पत्नी कमरे से बाहर निकल गई और महल के वैद्य को खोजने चली गई। जब वह उसे ढूंढ कर लाई तो उसने कहा, मेरे पति घायल हो गए हैं, जल्दी से आकर उनकी देखभाल करो, क्योंकि वे खून की कमी से बेहोश हो गए हैं। और उसने इस बात का ध्यान रखा कि एक से अधिक लोग उसकी बातें सुने, इसलिए उस दिन लोग अपने बहादुर योद्धा की खबर जानने के लिए महल के द्वार पर उमड़ पड़े। राजा के सबसे बड़े बेटों ने, जो उस कमरे में गए थे जहां सांबा कराह रहा था, कहा, देखा, हे बुद्धिमान युवा भाई, हम सही थे और तुम गलत थे सांबा के बारे में, और वो वास्तव में युद्ध में गया था। लेकिन लड़के ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और केवल संदेह से अपना सिर हिलाया। 2 दिन बाद ही मूर तीसरी बार दिखाई दिए, और हालांकि झुंड को एक नई और सुरक्षित जगह पर बांध दिया गया था, फिर भी उन्हें पहले की तरह तुरंत ले जाया गया। क्योंकि मूरों ने एक दूसरे से कहा, जनजाति कभी भी हमारे इतनी जल्दी वापस आने के बारे में नहीं सोचेगी, जब उन्होंने हमें इतनी बुरी तरह से हरा दिया है। जब सभी योद्धाओं को इकट्ठा करने के लिए नगाड़ा बजा तो राजकुमारी उठी और अपने पति की तलाश करने लगी। सांबा, वह चिल्लाई, मेरा घाव जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा गंभीर है। मैं मुश्किल से चल पाती हूँ और बिना मदद के अपने घोड़े पर चढ़ भी नहीं सकती। इसलिए आज मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें मेरी जगह जाना होगा। क्या बकवास है, सांब ने कहा, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। क्यों? मैं घायल हो सकता हूँ या मर भी सकता हूँ।
तुम्हारे 3 भाई हैं। राजा उनमें से किसी एक को चुन सकता है। वे सभी बहुत छोटे हैं। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, पुरुष उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन यदि तुम नहीं जाओगे तो कम से कम तुम मेरे घोड़े को जोतने में मेरी मदद तो कर सकते हो। और इस पर सांब, जो हमेशा कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था, जब कोई खतरा न हो तुरंत सहमत हो गया। इसलिए घोड़े को जल्दी से जोता गया और जब ये काम पूरा हो गया तो राजकुमारी ने कहा, अब घोड़े पर सवार होकर गेट के बाहर बैठक स्थल पर जाओ और मैं तुम्हारे साथ एक छोटे रास्ते से आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ जगह बदल लूंगा। सांबा, जिसे शांति के समय घुड़सवारी करना पसंद था, जैसा कि उसने उसे बताया था, घोड़े पर सवार हो गया और जब वह काठी में सुरक्षित हो गया तो उसकी पत्नी ने अपने चाबुक से घोड़े को एक जोरदार झटका दिया और वह शहर के बीच से भाग गया और उन योद्धाओं की पंक्तियों के बीच से निकल गया जो उसका इंतजार कर रहे थे। तुरंत ही पूरा इलाका हलचल में आ गया। सांबा ने अपने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हवा को रोकने की कोशिश कर सकता था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में वे मूरों के साथ हाथापाई करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। कायर, डरपोक, भयभीत सांबा ने जैसे ही पाया कि वो बुरी तरह से दबा हुआ है, भागने में असमर्थ है, उसके भीतर कुछ जीवन में आया और उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। और जब उसके आकार और ताकत का कोई आदमी लड़ना शुरू करता है तो वह आमतौर पर अच्छी तरह से लड़ता है। उस दिन जीत वास्तव में सांबा की थी और लोगों की जय जयकार पहले से भी अधिक तेज थी। जब वह मूरिश सरदार की तलवार लेकर लौटा तो बूढ़े राजा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ओह मेरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि मैं इस शानदार सेवा के लिए कितना आभारी हूँ। लेकिन सांब, जो भय से रहित होने पर भी अच्छा और वफादार था, ने स्पष्ट उत्तर दिया, पिताजी, इसके लिए मैं नहीं, आपकी बेटी को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझ काया को बहादुर बना दिया।